हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। ज्ञानोस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए 100+1 लाइनर्स आपके लिए लेके आ गया हूँ यूनिट 9 पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट से। अगर आपका पेपर 2 ज्योग्राफी है तब भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। आपका एग्जामिनेशन जस्ट एक दिन बाद ही है, तो बिल्कुल भी इस सेशन को मिस मत करिएगा, पूरे वीडियो को अच्छे से देखिएगा। और इस 100+1 लाइनर्स में से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। अगर आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट से, तो हो सकता है कि एक नया क्वेश्चन तो इससे आ ही जाए। तो सबसे पहला हमारे सामने आता है रामसर और उससे रिलेटेड टॉपिक। रामसर कन्वेंशन का नाम आपने सुना होगा, रामसर साइट्स का नाम आपने सुना होगा। और भारत में कुल मिला के 85 साइट्स हैं रामसर के, है ना। तो रामसर कन्वेंशन इसको अडॉप्ट किया गया था 1971 में रामसर में। ईरान का एक शहर है रामसर, और वहाँ पर ये वेटलैंड को कंजर्व करने के लिए, यानी जो आर्द्र भूमि होती है उसको कंजर्व करने के लिए इस कन्वेंशन को अपनाया गया था। इंडिया का पहला रामसर साइट अगर पूछे तो चिलिका लेक और कियोलैदियो नेशनल पार्क, जो कि 1981 में इसको डिजिग्नेट किया गया था। फिर लेटेस्ट रामसर साइट्स अगर पूछ दे तो ये आपका है आघानिशनी एस्चुरी और अंक समुद्र, जो कर्नाटक में है स्थित है। और हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स तमिलनाडु में है, 14 साइट्स हैं। टोटल रामसर साइट्स अभी भारत में 85 साइट्स हैं, है ना। ये 1.5 मिलियन हेक्टेयर लैंड को कवर किए हुए हैं। मतलब जो इनका एरिया है, लैंड नहीं, एरिया को कवर किए हुए हैं। ये आर्द्र भूमि मतलब एक दलदली भूमि होती है। लार्जेस्ट रामसर साइट अगर पूछे तो सुंदरबन वेटलैंड वेस्ट बंगाल में है। स्मॉलेस्ट अगर पूछे सबसे छोटा रामसर साइट तो रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में है। फिर एक होता है मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड। तो ये एक रजिस्टर होता है रामसर साइट्स का जो थ्रेट में है, मतलब जहाँ पर ज़्यादा हमें सेंसिटिव रहने की आवश्यकता है। तो कियोलैदियो नेशनल पार्क और लोकतक झील, जो आपने नाम सुना होगा लोकतक लेक, ये मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड में शामिल है। और ये जो है ना थ्रेट में है, यानी इनको हमें बहुत ही सेंसिटिवली हैंडल करने की आवश्यकता है, क्योंकि जैसे स्पीसीज एंडेंजर्ड हो जाते हैं ना, वैसे ये थ्रेट में है। तो इनको इसमें प्रॉब्लम है, और ये हो सकता है कि ह्यूमंस की वजह से, हमारे इंक्रोचमेंट की वजह से प्रॉब्लम हो, तो इनको मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड में रखा गया है। अब हम अगला देख लेते हैं इन्वायरमेंटल लॉज और एक्ट्स। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ये 1972 में इनेक्ट किया गया था। वाइल्ड लाइफ और उनके जो रहने के ठिकाने हैं, हैबिटेट्स हैं, उनको बचाने के लिए, तो वन्य जीव के लिए लाया गया 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में पास किया गया था, जब भोपाल गैस त्रासदी हो गया उसके बाद इसको पास किया गया था। एक अम्ब्रेला लेजिस्लेशन है। इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन पूरे भारत में ये देखता है, सेंट्रल लेवल की बॉडी है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट इसको 1980 में इंट्रोड्यूस किया गया था। फॉरेस्ट लैंड को कैसे हम रेगुलेट करेंगे नॉन फॉरेस्ट पर्पजेस के लिए, उसके लिए इसको लाया गया। और एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट ये 1981 में पास हुआ, एयर पोल्यूशन को कॉम्बैट करने के लिए। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट ये 1974 में इनेक्ट किया गया, वाटर पोल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट इसको 2002 में इंप्लीमेंट किया गया, यानी 2002 में लागू किया गया। बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता को संरक्षण करने के लिए, कंजर्व करने के लिए भारत में। अब क्लाइमेट एग्रीमेंट्स और प्रोटोकॉल्स देख लेते हैं। तो क्योटो प्रोटोकॉल का नाम आपने खूब सुना होगा, मैंने आपको बहुत बार प्रैक्टिस कराया है। 1997 में अडॉप्ट किया गया था। ग्रीन हाउस गैस एमिशन, जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं उनके उत्सर्जन को कम करने के लिए। पेरिस एग्रीमेंट जो है वो क्योटो प्रोटोकॉल के एक सक्सेसर के रूप में आता है, और क्योटो प्रोटोकॉल एक बाइंडिंग एग्रीमेंट था, याद रखिएगा, है ना। बाइंडिंग एग्रीमेंट मतलब जो भी देश इससे अग्री करेंगे, अगर वो पूरा नहीं कर पाते हैं इस एग्रीमेंट को, तो फिर उनके ऊपर जो है ना वो फाइन लगेगा। लेकिन वो चीज़ें पेरिस एग्रीमेंट में हटाई गई, क्योंकि अमेरिका जैसे देश जो है ना इससे बैक हो गए, वापस हट गए, क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल में ऐसे कड़े प्रावधान थे। तो पेरिस एग्रीमेंट को थोड़ा सा लीनियंट किया गया, और यहाँ पर बात किया गया कि आप जो है अपने मर्जी से आइए, और बहुत सारे देश शामिल भी हुए। 2016 से इफेक्ट में आया, 2015 में आया था ये पेरिस एग्रीमेंट, याद रखिएगा। और क्वेश्चन में अगर पूछे पेरिस एग्रीमेंट का डेट, तो वो 2015 ही आप लिखेंगे। लिमिट करना ग्लोबल वार्मिंग को बिलो 2 डिग्री सेल्सियस और थ्रेशोल्ड 1.5 डिग्री का रखा गया, तो ये याद रखना है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है 1987 में इसको साइन किया गया था, ओजोन डेप्लीटिंग सब्सटेंसेस को फेज आउट करने के लिए, और ये वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोटोकॉल्स है अगर इन्वायरमेंटल प्रोटोकॉल के बारे में बात करें तो। अब जैव विविधता और उससे रिलेटेड कुछ संरक्षण से रिलेटेड चीज़ें जान लेते हैं। तो सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो भारत में है उसका नाम समझ लीजिए। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में वेस्टर्न घाट हो गया, हिमालयाज हो गया, इंडो बर्मा हो गया, और सुंदरलैंड। तो ये आपके बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है ना।
तो वेस्टर्न घाट आपके नीचे जो है जो सदर्न पार्ट है इंडिया का, उसमें आप देख सकते हैं, है ना। और पेनिनसुलर इंडिया भी बोलते हैं। और फिर आपके जो हिमालयाज़ हैं, तो आपके जो ऊपर वाले नॉर्थ इंडिया में आने वाले जितने भी स्टेट्स आ जाते हैं, वो इंडो बर्मा, मतलब ये म्यांमार का और भारत का जो बॉर्डर है, और ये सुंदरबन वाले एरिया है, ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है इंडिया में। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जीव पाए जाते हैं अलग अलग प्रजाति के। प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था 1973 में भारत में, जो बाघ हैं उनको संरक्षण देने के लिए, कंजर्व करने के लिए, और ये बहुत सक्सेसफुल रहा। और आज जो है भारत में जो बाघों की आबादी है वो काफ़ी अच्छी ग्रो हुई है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में इनिशिएट किया गया था, एलिफेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, और जो पोचिंग होती थी उनके टस्क को जो है वो स्मगल किया जाता था, उसको रोकने के लिए। साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है ना, इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया 1984 में। ये आपका केरला के अंदर स्थित है। और चिपको मूवमेंट स्टार्ट हुआ 1973 में उत्तराखंड में। जो फॉरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, ट्रीज को कटने से बचाने के लिए, और इसमें लोग जो है ना वो पेड़ों को पकड़ के चिपक जाते थे, है ना। और वहीं उत्तराखंड से स्टार्ट हुआ ये। इसके बाद हम सुंदरलाल बहुगुणा का नाम आप याद रखेंगे जब भी चिपको मूवमेंट का नाम आता है, तो सुंदरलाल बहुगुणा इनका नाम जरूर आता है। इन्वायरमेंटल कॉन्सेप्ट के बारे में अगर बात करें तो कार्बन फुटप्रिंट टोटल ग्रीन हाउस गैस एमिशन, जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक व्यक्ति के द्वारा जो भी एमिट किया जाता है, और या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा या प्रोडक्ट के द्वारा, उसको हम कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं। तो मतलब अपने जीवन में आपने अभी तक कितना कार्बन उत्सर्जन किया, जितना प्लास्टिक आप यूज़ करेंगे, जितना ऐसे मटेरियल को यूज़ करेंगे जो कि नॉन रिसाइक्लेबल है और जो कि इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहा है, तो वो कार्बन फुटप्रिंट के अंदर आपके आएगा। तो ये कार्बन फुटप्रिंट बोलते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास, तो वो डेवलपमेंट जो कि हमारे आज के नीड्स को भी पूरा कर दे और आने वाले फ्यूचर जनरेशन की जो ज़रूरतें हैं उसके लिए भी हमें कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े, तो उसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, तो देखिए जो अर्थ के, जो पृथ्वी के जो एटमॉस्फेयर है ना, इसमें जो हीट ट्रैप हो जाता है, ग्रीन हाउस गैस उसको हम कहते हैं। यूट्रोफिकेशन क्या होता है? यूट्रोफिकेशन का नाम आपने खूब सुना होगा। यूट्रोफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो एक्सेस न्यूट्रिएंट है, बहुत ज़्यादा पोषक तत्व पानी में चले जाते हैं, वाटर बॉडी जैसे कि तालाब वगैरह में चले जाते हैं, और वहाँ पर एल्गल ब्लूम हो जाता है। मतलब जो शैवाल होता है, जो एल्गी होती है, आप देखते हो ना बड़े बड़े जो है उसमें पानी में प्लांट्स ग्रीन ग्रीन आ जाते हैं, और उस वजह से जो ऑक्सीजन होता है पानी के अंदर वो कम हो जाता है, और उसके अंदर रहने वाले जो भी जीव हैं उनको हानि पहुंचती है। तो ये यूट्रोफिकेशन। कैरिंग कैपेसिटी किसको कहते हैं? मैक्सिमम पॉपुलेशन जो कि इन्वायरमेंट को कैरी कर सकता है, बिना डिग्रेड हुए उसको सस्टेन कर सकता है, उसको हम कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी। तो मतलब अगर आप पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए कितना ज़्यादा पॉपुलेशन को वो जो है सस्टेन कर सकता है, उसको हम कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी। अब कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। अर्थ डे आपका मनाया जाता है हर साल 22 अप्रैल को। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे ऑब्जर्व किया जाता है 5 जून को हर साल। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ये 22 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ये 1952 में लाया गया था और 1988 में रिवाइज किया गया था। क्लीन एयर प्रोग्राम 2019 में लॉन्च किया गया था, जो हवा है, जो एयर है, उसकी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए 102 सिटीज़ के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ डेट्स हैं। अब नेचुरल हजार्ड्स और डिजास्टर देख लेते हैं। तो साइक्लोन का जो नाम हम नामकरण करते हैं, नॉमेनक्लेचर अलग अलग देखते हो ना। साइक्लोन बहुत इसमें अजीब अजीब नाम होता है। जैसे एक साइक्लोन का नाम कैटरीना था, एक साइक्लोन का नाम था हुदहुद, ऐसे करके अलग अलग नाम होते हैं। तो ये नेमिंग जो होता है, ये नॉमेनक्लेचर जो होता है ना, इसी को हम साइक्लोन नॉमेनक्लेचर कहते हैं। और जो इंडियन ओशन में आने वाले जो साइक्लोन हैं, इनका नाम जो है ना वो इसके मेंबर कंट्रीज जो WMO या ESCAP के मेंबर कंट्रीज हैं वो करते हैं। लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड जो है ये मजूली है, जो कि असम में है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लड का जो है चांस होता है, बहुत ज़्यादा बाढ़ आता है। सिस्मिक जोन्स जो भारत में है, तो जोन 5 ये जो है ना सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक प्रोन रीजन है। इसके बाद सुनामी जो 2004 में आया था, ये 9.1 मैग्नीट्यूड का सुनामी था, जो कि इंडियन ओशन के अंदर में आया था, है ना। अब रिन्यूएबल और नेचुरल रिसोर्सेज अगर देखें तो लार्जेस्ट सोलर पार्क जो भारत में है, इसका नाम है भदला सोलर पार्क, जो राजस्थान में है। मेजर विंड पावर स्टेट्स जहाँ पे विंड एनर्जी का बहुत इस्तेमाल होता है, तो तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र ये लीड करती हैं। जो पवन ऊर्जा है, वो पवन चक्की से जो ऊर्जा निकाला जाता है ना, पवन ऊर्जा, तो वे ये इसमें लीड करने वाले ये स्टेट्स तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र।
अगर कोयला के रिजर्व के बारे में बात करें, कोयला खदान जो लार्जेस्ट रिजर्व फाउंड आउट किया गया इंडिया में, वहाँ झारखंड और उड़ीसा छत्तीसगढ़ का नाम आता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में बात करें तो कुदनकुलम जो तमिलनाडु में है, ये लार्जेस्ट है भारत में न्यूक्लियर पावर प्लांट। इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और रिपोर्ट के बारे में बात करें तो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसे हम IPCC कहते हैं, ये 1988 में स्टैब्लिश किया गया था साइंटिफिक असेसमेंट क्लाइमेट चेंज के ऊपर देने के लिए। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ये 1972 में फाउंड किया गया था इसको, ग्लोबल इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करने के लिए। WWF के बारे में बात करें, वर्ल्ड वाइड फंड जो कि नेचर के लिए लाया गया WWF, ये 1961 में स्टैब्लिश किया गया और ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए काम करता है। ग्लोबल एनवायरमेंटल आउटलुक, ये एक फ्लैगशिप रिपोर्ट है UNEP द्वारा, जो कि ग्लोबल एनवायरनमेंट को उसके करंट स्टेट को एसेस करने के लिए देखा जाता है। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो कि पब्लिश किया जाता है बायनोली, जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है इसके द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट इसको हम कहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इंडियन इनिशिएटिव जो भारत में लिए गए अलग अलग जो हैं ये इनिशिएटिव्स हैं, तो इसमें नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, नाम सुना होगा आपने, NAPCC, ये 2008 में लॉन्च किया गया था क्लाइमेट चेंज के जो भी चुनौतियां हैं उसका सामना करने के लिए। नेशनल सोलर मिशन, ये NAPCC का ही पार्ट है और 280 गीगावाट की सोलर कैपेसिटी 2030 तक का हमने एम रखा है कि 2030 तक हम 280 गीगावाट की सोलर कैपेसिटी जो है वो अचीव कर पाए, और उसके बहुत नज़दीक हम अभी पहुंच चुके हैं, मतलब काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं इसमें। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT इस्टेब्लिश किया गया था 2010 में इन्वायरमेंटल डिस्प्यूट को हैंडल करने के लिए। गंगा एक्शन प्लान इनिशिएट किया गया 1986 में गंगा रिवर को क्लीन करने के लिए। नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम जिसे हम NAP कहते हैं, इसका फोकस है रीफॉरेस्टेशन पे, यानी वापस से पेड़ लगाने पर, इको रिस्टोरेशन पे, जो भी क्षय हो गया, जो भी जो है हानि हो चुकी है उसको वापस से हम जो है कैसे पूर्ति करें, तो एफॉरेस्टेशन यानी पेड़ लगा के इसको करना है। इन्वायरमेंटल डिजास्टर्स और इम्पैक्ट्स के बारे में बात करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए इस टाइप के वीडियो बनाने के लिए, सर रिसर्च करने के लिए जो है ना बहुत ज़्यादा एफर्ट जाता है। वीडियो को यहाँ तक अगर आपने देखा है, आपको वीडियो काम का लग रहा है, तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने ग्रुप्स में शेयर करिए, ताकि ये वीडियोज़ जो है ना वो उन लोगों तक पहुँचे जिनका एग्जामिनेशन है, ताकि ये लास्ट मोमेंट पर बहुत अच्छे तरीके से उनका ये प्रिपरेशन हो पाए। इन्वायरमेंटल डिजास्टर और इम्पैक्ट के बारे में बात करें तो भोपाल गैस त्रासदी जो है ये 1984 में हुआ था। गैस लीक, जो यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड नाम की कंपनी थी, वहाँ एक गैस लीक हुआ था और उसमें हो गया था। चेरनोबिल डिजास्टर का नाम सुना होगा, एक न्यूक्लियर एक्सीडेंट था जो कि यूक्रेन की चेरनोबिल नाम की एक जगह पर 1986 में हुआ था। ये बहुत ही खतरनाक एक न्यूक्लियर डिजास्टर था। मिनामाटा डिजीज़ का नाम आपने सुना होगा, ये मरकरी पॉइजनिंग की वजह से जापान में हुआ था 1950s के दौरान। मिनामाटा डिजीज बहुत फेमस है ये, है ना। फिर ये मरकरी जो होता है इसकी पॉइजनिंग से, इसके जहर इसका फैलने से हुआ था। फिर अमेजॉन रेन फॉरेस्ट फायर जो होता है, तो देखिए जो रेन फॉरेस्ट अमेजॉन का है ना, इसको लंग्स ऑफ अर्थ कहा जाता है, यानी कि ये पृथ्वी के फेफड़े के रूप में इसको जाना जाता है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेड़ों की कटाई भी हो रही है और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा आग भी फैला हुआ है एंड बहुत ज़्यादा ये फायर जो है वो फैला हुआ है। एरल सी क्राइसिस जो है, ये कैसे एरल सी जो है ना ये श्रिंक हो रहा है, कैसे एरल सी जो है वो धीरे धीरे करके ये छोटा होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर अनसस्टेनेबल वाटर यूजेज हो रहा है, जो सेंट्रल एशिया का पार्ट है ये, तो इसके लिए ये हम जानते हैं। इंटरनेशनल डेज और कन्वेंशंस के बारे में देखें तो इंटरनेशनल ओजोन डे हम ऑब्जर्व करते हैं सितंबर 16 को, है ना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को कॉमेमोरेट करने के लिए, क्योंकि एक बहुत ही सक्सेसफुल प्रोटोकॉल था। वर्ल्ड वेटलैंड डे या वर्ल्ड वेटलैंड्स डे जो होता है, ये आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को हम मनाते हैं। हम जागरूक करना चाहते हैं वेटलैंड कंजर्वेशन कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेटलैंड्स में बहुत सारे विविधता है जीवों की, और इसके लिए स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो है ये 1972 में हुआ था। ये पहला इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था ह्यूमन इन्वायरमेंट को लेके, याद रखिएगा। जो CBD कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, इसको साइन किया गया था 1992 में रियो अर्थ समिट जो ब्राज़ील में हुआ था वहाँ पे। UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज UNFCC, इसको भी उसी 1992 के अर्थ समिट में साइन किया गया था ग्रीन हाउस गैस कंसंट्रेशन को स्टेबलाइज करने के लिए। नेचुरल रिसोर्सेज और उनके कंजर्वेशन से रिलेटेड बात करें तो मेजर वाटर रिजर्वर्स इन इंडिया में भाखरा नंगल जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है और हीराकुड डैम जो उड़ीसा में है, ये मेजर वाटर रिजर्वर्स है इंडिया में। चिपको मूवमेंट अगेन हमने बात किया कि भाई सुंदरलाल बहुगुणा ने लीड किया था इसको। फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए, पेड़ों को कटने से बचाने के लिए 1970s के दौरान उत्तराखंड से स्टार्ट हुआ था ये। साइलेंट स्प्रिंग जो है ये एक किताब है, रिशल कार्सन द्वारा लिखा गया 1962 में, और ये बात करता है ग्लोबल एनवायरमेंटल मूवमेंट के बारे में, है ना।
मैनग्रोव कंजर्वेशन, देखिए मैनग्रोव जो होते हैं ना, ये दलदली भूमि में एक ऐसे टाइप की प्लांट्स आप कह सकते हैं जिनकी जड़ जो है ना, ये पानी के ऊपर ऐसे ऐसे आपको जड़ दिख जाएगा पूरा। और ये मैनग्रोव जो है ना, ये हेल्प करता है, जो जैसे जब भी बहुत तेज बहाव आया, फ्लड आया या फिर सुनामी आ रहा है, तो उसके बहाव को रोकने के लिए। तो सुंदरबन जो है ना, ये लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट है पूरे दुनिया का। सुंदरबन डेल्टा जो आपने नाम सुना होगा, सुंदरबन जो बांग्लादेश और भारत आपस में शेयर करते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नाम सुना होगा, एक ऐसा मूवमेंट था ताकि जो लार्ज डैम कंस्ट्रक्शन हो रहे थे ना नर्मदा रिवर पे, उसको रोकने के लिए लाया गया था। इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 ये फोकस करता है कि हम कैसे जो है सतत तरीके से उपयोग करें और कैसे हम जो है वो कंजर्व करेंगे जो जैव विविधता है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है इसको। एंडेंजर्ड स्पीसीज इन इंडिया में जो भारत में ऐसे स्पीसीज जो कि खत्म होने की कगार पे थे, लेकिन इसमें काम किया गया अब, तो वो बंगाल टाइगर, एशियाटिक लायन और स्नो लेपर्ड, ये तीन जो है ना, ये एंडेंजर्ड स्पीसीज है इंडिया में, है ना। बंगाल टाइगर जो है, एशियाटिक लायन या स्नो लेपर्ड एक है, तो ये तीनों ही। स्नो लेपर्ड आपको ये हिमालयन एरियाज में दिखते हैं, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के एरिया में। वेस्टर्न घाट किसे कहते हैं, देखिए ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बायोडाइवर्सिटी के लिए रिकॉग्नाइज किया गया है इसको। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है इंडिया का वेस्टर्न घाट, और इसमें बहुत जैव विविधता पाया जाता है। कोरल रीफ्स अगर इंडिया में बात करें तो कोरल रीफ्स ये चूना के बने हुए, लाइमस्टोन के बने हुए रीफ्स होते हैं और ये जीवित होते हैं, है ना। तो गल्फ ऑफ मन्नार, लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में ये पाया जा सकता है। और अक्सर ये देखते हो ना, ब्लू ब्लू वाटर होता है, उसमें वाइट वाइट से ये होते हैं, तो वहीं ये कोरल रीफ्स पाए जाते हैं। ये एक तरीके से जिंदा आप कह सकते हैं कि एक प्लांट्स, और इसमें लाइफ भी होती है ना। तो ये है इको सेंसिटिव जोन्स, वो जोन्स होते हैं जिनको डिक्लेयर किया गया है कि वे प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, ताकि इकोलॉजिकल डैमेज को रोका जा सके उसके लिए। पॉल्यूशन और वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल इनेक्ट किया गया था 2016 में, ताकि प्लास्टिक के यूज को रेगुलेट किया जा सके। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 में अपडेट किया गया ताकि अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट को हम कैसे इंप्रूव करें, जो शहरी क्षेत्र में जो भी अपशिष्ट है उसका प्रबंधन करने के लिए, जो कूड़ा कचरा है उसका प्रबंधन करने के लिए। ई वेस्ट या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के बारे में बात करें, इसको मैनेजमेंट करने के लिए हमने 2011 में इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को मैनेज करने के लिए इसको लाया था, ई वेस्ट रूल्स। फिर गंगा रिजुविनेशन प्लान जो है, तो ये रिजुविनेट करने के लिए गंगा को वापस से जो है ना स्वच्छ बनाने के लिए हमारा एम था कि पॉल्यूशन को कैसे रिड्यूस करें, कैसे जो फ्लो है गंगा रिवर का, जो बहाव है उसको बेहतर करें। एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI कहते हैं, तो ये अभी भी आपने कई बार सुना होगा ना कि यहाँ का AQI इतना है, दिल्ली का AQI जो है ये 1500 तक पहुँच चुका था। तो एयर क्वालिटी जो है ना अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं, गुड, मॉडरेट और सीवियर। तो उस हिसाब से जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स को कैसे हम जो है मापते हैं, उसके बारे में एयर क्वालिटी इंडेक्स बताता है। एनर्जी और इनोवेशन के बारे में बात करें तो पहला हाइड्रो पावर प्लांट इंडिया में ये शिवान समुद्र जो कर्नाटक में है, ये 1902 यानी 1902 में आया था पहला हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो मतलब ये पानी से चलने वाला पावर प्लांट होता है जो कि बिजली पैदा करता है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो कि तैर रहा है पानी के ऊपर, ये ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में स्थित है। और जियो थर्मल एनर्जी इंडिया में के बारे में बात करें तो लद्दाख और पूगा वैली की हॉटस्पॉट हैं जियो थर्मल एनर्जी, यानी कि ये पृथ्वी से हम एनर्जी लेते हैं, है ना, भू ताप से, पृथ्वी का जो ताप है, जो हीट है उससे। विंड एनर्जी पोटेंशियल में इंडिया जो है 4th रैंक करता है पूरे वर्ल्ड में, है ना, कि कितना विंड पावर कैपेसिटी इंस्टॉल हमने किया है, यानी कि जो पवन ऊर्जा है उसका हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। फिर बायोमास एनर्जी बहुत ही सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करता है रूरल एनर्जी नीड्स में, तो जो भी जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठा करके और पत्तियाँ इकट्ठा करके लोग जो है अपना जीवन यापन करते हैं गाँव में, रूरल एरियाज़ में, तो वो बायोमास एनर्जी के थ्रू पॉसिबल हो पाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अगर मैं मोटा मोटी देखूँ और छोटा छोटा मतलब एक आध ही यहाँ पे डिस्कस करूँगा, अगर आपको डिटेल में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सभी जानना है तो उसके लिए अलग से वीडियो बनाया है, आप सर्च कर सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, और ऐसे प्रतीक सर या फिर ज्ञानस्थली करके सर्च करिएगा। तो टोटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 होते हैं, इसको 2015 में अडॉप्ट किया गया था और UN एजेंडा 2030 का ये पार्ट था। पहला गोल है नो पॉवर्टी, यानी एक्सट्रीम पॉवर्टी को पूरे विश्व स्तर से हमें इरेडिकेट करना, बिल्कुल ख़त्म करना था, है ना, गरीबी को बिल्कुल ही ख़त्म करना। गोल नंबर 5 जेंडर इक्वलिटी के बारे में बात करता है, ताकि सभी जो औरत हैं, जो लड़कियां हैं, उनको हम एम्पावर कर सकें, आगे बढ़ा सकें और बराबरी पर ला सकें। क्लाइमेट एक्शन के बारे में गोल नंबर 13 बात करता है, ताकि हम कैसे क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करें, कॉम्बैट करें, जो जलवायु परिवर्तन है उससे होने वाला इम्पैक्ट है। गोल नंबर 15 बात करता है लाइफ ऑन लैंड, यानी कि कैसे हम सस्टेनेबली मैनेज करें फॉरेस्ट को, और बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता से होने वाले नुकसान को कैसे हम उसको हॉल्ट करें। फिर गोल नंबर 17 जो लास्ट गोल है वो बात करता है कि भाई सभी देशों को आपस में मिलकर ग्लोबल कॉपरेशन यानी वैश्विक स्तर पर आपस में सहयोग की आवश्यकता है, ताकि हम सतत रूप से विकास कर सकें, आज की अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हुए भविष्य में आने वाली ज़रूरतों का भी ध्यान रख सकें।
वही MDG यानी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के बारे में बात करें तो टोटल जो है 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो स्टैब्लिश किया गया था 2000 में और 2015 तक अचीव करने का लक्ष्य था। पहला MDG एक्सट्रीम पॉवर्टी और हंगर को एरेडिकेट करना यानी भूखमरी और गरीबी को बिल्कुल ही खताना। चौथा MDG जो है ना ये चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट यानी कि जो बाल मृत्यु दर है उसको कम करना। सातवां MDG जो है बात करता है इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के बारे में। और MDG से जो ट्रांजिशन हुआ SDG में यानी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल उतने काफ़ी नहीं थे और वो सारी व्यापकता नहीं था उसके अंदर, मतलब बहुत सारे चीज़ों को नहीं टच कर रहा था और उसी को पूरा करने के लिए हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2015 में अडॉप्ट किया। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में बात करें तो इसको लॉन्च किया गया था 2015 में, स्टैब्लिश किया गया था COP21 पेरिस में यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 नाम की एक मीटिंग हुई थी पेरिस में, वहीं पे स्टैब्लिश किया गया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस को। भारत, इंडिया और फ्रांस 2 देश ने जो है ना इसकी मेजबानी की थी। यही इन्होंने ही ये फाउंडिंग मेंबर्स हैं, इन्होंने ही फाउंड आउट किया था। ऑब्जेक्टिव था कि कैसे हम सोलर एनर्जी को प्रमोट करें और कैसे अपना जो डिपेंडेंसी है, हमारा जो निर्भरता है जीवाश्म ईंधन पे, फॉसिल फ्यूल पे, उसको कम करें। भारत का रोल क्या है तो देखिए गुरुग्राम में हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का और फ्रांस के साथ मिलकर भारत ने ये को फाउंड किया था। मेंबरशिप पहले तो सिर्फ 121 कंट्री को ही ये ओपन था जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में लाई करती थी, लेकिन अभी जो है ये सभी यूनाइटेड नेशन कंट्रीज़ के लिए ओपन कर दिया गया है। एक बहुत अच्छा इसमें सेंटेंस है, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, यानी एक सूर्य है, एक हमारी दुनिया है और एक ही तरीके से हमें ट्रीट करना होगा पूरे सोलर एनर्जी को। तो ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस का एक इनिशिएटिव है ताकि हम ग्लोबल सोलर कनेक्टिविटी को जो है ना आपस में मिलकर सभी देश सहयोग के माध्यम से एक दूसरे को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके और पूरा कर सके। मेजर इन्वायरमेंटल समिट्स के बारे में बात करें तो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 में पहला ग्लोबल इन्वायरमेंटल कॉन्फ्रेंस था। रियो अर्थ समिट 1992 में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात किया, इसमें एजेंडा 21 जो CBD था, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, वो भी बात हुआ। UNFCCC, ये सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे आई। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट था ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करने के लिए। पेरिस एग्रीमेंट इसी के सक्सेसर के रूप में 2015 में आया जो कि लीगली बाइंडिंग नहीं था और यहाँ पर जो भी देश इसमें शामिल हुए थे ना वो वॉलंटरीली जो है खुद से आके शामिल हुए थे और ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री के नीचे रोकना और 1.5 डिग्री थ्रेशोल्ड तक कैसे भी लिमिट करना, इसका जो है मेन लक्ष्य था। COP28 2023 में हुआ, दुबई में हुआ, याद रखिएगा। तो अगर आपसे COP28 पूछे, सबसे जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी सबसे लेटेस्ट वाला ये हुआ है और इसका जो फोकस है वो ग्लोबल क्लाइमेट कमिटमेंट के ऊपर है। अगर इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन फॉर नेचर IUCN जो है ना इसको फाउंड किया गया था 1948 में। और रेड लिस्ट आपने नाम सुना होगा, थ्रेटन स्पीसीज, कैसे स्पीसीज जो कि दुनिया से विलुप्त होने वाले हैं, तो उसमें रेड लिस्ट यही वाले ऑर्गेनाइजेशन निकालती है, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। वर्ल्ड मेटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना होगा आपने, एस्टेब्लिश किया गया था 1950 में इंटरनेशनल कोऑपरेशन को प्रमोट करने के लिए वेदर, क्लाइमेट और हाइड्रोलॉजी के ऊपर। ग्रीन पीस का नाम सुना होगा, एक ग्लोबल इन्वायरमेंटल NGO है जो कि 1971 में फाउंड किया गया था क्लाइमेट एडवोकेसी के लिए, मतलब क्लाइमेट से रिलेटेड, जलवायु से रिलेटेड जो है ना ये चीज़ें बताते हैं लोगों को, तो इसके लिए इसको जाना जाता है। अर्थ वॉच नाम सुना होगा, प्रमोट करता है ये रिसर्च और एंगेजमेंट कंजर्वेशन एफर्ट में कि हम कैसे जो है ना अपना एफर्ट डाल रहे हैं संरक्षण के क्षेत्र में, उसके बारे में बात करता है। और इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन स्टैब्लिश किया गया था 1946 में, वेलिंग और वेल कंजर्वेशन से रिलेटेड कि कैसे वेल्स को हम बचाएं, क्योंकि इसका भी जो है ना बहुत ज़्यादा गलत इस्तेमाल हो रहा था। वेल का जो एक वेल के पेट में जो है ना एक उल्टी होती है, स्पर्म वेल्स के खास तौर से, उसका जो है ना एक परफ्यूमरी में परफ्यूम का इंग्रेडिएंट के रूप में उसके उल्टी का इस्तेमाल होता है ना। और उसी को रोकने के लिए इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन बनाया गया था क्योंकि उनका जो है हंटिंग होने लगा था, वेल हंटिंग होने लगा था, है ना। और उसको हम उस मटेरियल को कहते हैं एम्बरग्रीस, याद रखिएगा, एम्बरग्रीस ऐसे बोलते हैं इसको। दूसरे की इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट्स बारे में बात करें तो रामसर कन्वेंशन नाम सुना है आपने, कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स यानी जो आपके वेटलैंड्स हैं, जो भी आपके आर्द्रभूमि है उसको बचाने के लिए। CBD रियो अर्थ समिट वाला है। बेसल कन्वेंशन 1989 में हुआ था, याद रखिएगा ये। और ये हजार्डस वेस्ट कैसे कंट्रीज आपस में जो है उसको मूव कर रही हैं उसके बारे में, रेगुलेशन के बारे में है। UNCCD जो है ये 1994 में UN कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, है ना, डिजर्टिफिकेशन यानी कि पेड़ों की कटाई की वजह से क्या हो रहा था कि ग्रीनरी की कमी आ रही थी, तो अफ्रीका और एशिया में जो है इसका संरक्षण करने, उसको बचाने के लिए कैसे UNCCD को यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया। और एक कार्टेगेना प्रोटोकॉल 2003 में आया, ये बायो सेफ्टी को एड्रेस करता है कि कैसे हम मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जिसे कहते हैं कि लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, इनके यूज़ में हम बायो सेफ्टी को कैसे एड्रेस करें, इसके लिए कार्टागेना प्रोटोकॉल जो है 2003 में आया। तो ये था 111 वन लाइनर और मैं आशा करता हूँ कि इस
पूरे सीरीज़ में आपको बहुत कुछ सीखने समझने को मिला होगा। पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे, और यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन तो आपको देखने को मिल ही सकता है। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त हो जाएगा, और मैं टेक्स्ट फॉर्मेट में भी टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल पर भी शेयर कर दूंगा, आपके ग्रुप्स में शेयर कर दूंगा, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सुविधा हो जाएगा इस चीज़ को एक्सेस करना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।